तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में आज हम लोग बात कर रहे हैं कार्ब एनायन, यानी कार्ब एनायन क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, किस तरह से रिएक्शंस करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी, इनका जो रिएक्टिविटी होती है वो किस तरह से होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्ब एनायन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो यहाँ पर है कार्ब एनायन, यानी कार्ब का मतलब हो गया यहाँ कार्बन और एनायन का मतलब है नेगेटिव आयन। यानी अगर कोई भी एटम ऐसा हो जिस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो एक एनायन होता है। अगर इंग्लिश में देखते हैं हम तो उसको हम लोग कहते हैं एनायन। और कार्बन है, अभी फिलहाल हम लोग स्टडी कर रहे हैं कार्बन वाले एटम्स की, तो इसे हम लोग कहेंगे कार्ब एनायन। और इसी तरह से कैटायन जब हमने पढ़े थे तो कार्बोकैटायन उसे कहा था, यानी कार्बन हमारे पास था और पॉजिटिव चार्ज उस पर था तो उसे हम लोगों ने कहा था कैटायन, तो इसे बोलते हैं कार्बोकैटायन। यानी कार्बन का एटम पॉजिटिव चार्ज में है तो वो कार्बोकैटायन, और कार्बन का एटम अगर नेगेटिव चार्ज पर है तो उसे कार्ब एनायन कहेंगे। तो यहीं से हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्ब एनायन के लिए बनते कैसे हैं। अब आप लोग यहां देख सकते हैं कि सबसे पहले कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो यहां कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं। एक कोई भी एटम Y हो सकता है, यहां Y कोई भी एटम होगा, जिसमें खास बात क्या होगी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इसकी जो विद्युत ऋणता है वो लेस देन होगी कार्बन से, यानी कार्बन से कम होगी। ऐसा कोई एटम है यहां Y जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। अब कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने पर क्या होगा, कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले जाएगा, और जब कार्बन अपनी ओर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और जो अदर एटम है उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। हम लोग यूं दे सकते हैं, कई लोगों की क्या है कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है कि नेगेटिव चार्ज किस पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज किस पर आ गया, कैसे आ गया, है ना। एक हिंदी में देखना थोड़ी चीज, देखो देने वाला तो होता है हमेशा धनी, देने वाला होता है धनी, और लेने वाला अगर हिंदी में हम लोग देखें तो लेने वाला होता है ऋणी। तो जो देने लायक है यानी वो धनी है, यानी उस पर धनावेश, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उस पर आया पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिए यानी लेने वाला क्या हो गया, ऋणी। तो जिसने इलेक्ट्रॉन लिए, जिसने कर्जा लिया, ऋण हो गया ना उस पर, तो वो हो गया नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव धनी जो धनावेश होता है उसको हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव इस तरह से, और जो ऋणावेश होता है आवेश है तो उसे हम लोग लिखते हैं इस तरीके से। तो यानी धनावेश और ऋणावेश इस तरह से बन जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो जब कार्बन से जुड़ा हुआ कोई एटम ऐसा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो, तो कार्बन क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा। जो बॉन्ड बन रहा है उन दोनों के बीच में, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा। उस कंडीशन में कार्बन पर तो आएगा नेगेटिव चार्ज, और जो अदर एटम जो भी है उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग बात करें कार्ब एनायन की, तो कार्ब एनायन का मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये कैसा हो गया, कार्ब एनायन। नेगेटिव चार्ज वाले सभी एनायन, तो ये हो गया कार्ब एनायन। साथ ही इसमें आपको दिख रहे हैं ये एक लॉन पेयर सा, इसमें क्या होगा, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन खुद का था और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का था। दोनों ने पार्टनरशिप करके कोवलेंट बॉन्ड बनाया, यानी सहसंयोजक बंध बनाया। कार्बन ने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लिया, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन था, अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरह से हमारे पास बनता है कार्ब एनायन। सिंपल जो अपना टॉपिक है, लेकिन सिलेबस पूरा कवर करते हैं अपन, इसलिए हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो यहां पर ये बन गया कार्ब एनायन। तो अब यहां पर हम लोग देखें जो इसकी स्ट्रक्चर होती है कार्ब एनायन की स्ट्रक्चर, उसमें कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड ऑब्वियसली बना रहा है। यहां पर कोई भी एटम हो सकता है यहां पर 3 बॉन्ड में। एक कार्बन की जो स्पेशलिटी बता रही है कि जो कार्बन है कार्ब एनायन कैसे है, वो चीज है कि यहां पर नेगेटिव चार्ज और एक लोन पेयर इसके पास है।
तो इस कंडीशन में कार्बन के पास 3 तो बॉन्ड हैं और एक जो इलेक्ट्रॉन अभी बताया ये इलेक्ट्रॉन लिया, ये एक इसके ऑर्बिटल में रहता है और यही नेगेटिव चार्ज का कारण होता है। तो ये होता है कार्ब एनायन की स्ट्रक्चर। अगर हम लोग देखें तो कार्ब एनायन 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी कार्ब एनायन, सेकेंडरी और टर्सरी कार्ब एनायन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्ब एनायन। और एक होता है मेथिल कार्ब एनायन। तो ये टोटल 4 हो गए, मेथिल सहित 4 हो गए। तो यहां हम लोग देखें कि मेथिल कार्ब एनायन की अगर बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से। देखो मेथिल या मिथाइल भी हम लोग इसे कहते हैं। यहां पर 3 हाइड्रोजन एटम है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो गया मिथाइल कार्ब एनायन। इसी तरीके से अगर एक हाइड्रोजन हट जाए, यहां से एक हाइड्रोजन हट जाए और उसकी जगह कोई एल्किल ग्रुप आ गया, तो उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी कार्बोकैटायन। देखो बहुत से लोग क्या है इसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बोलते हैं, मैक्सिमम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। कोई मैथमेटिक्स थोड़ी है ये केमिस्ट्री है। तो हमें यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी बोलना है। तो ये हो गया प्राइमरी कार्ब एनायन। इसी तरीके से अगर 2 हाइड्रोजन एटम की जगह 2 एल्किल ग्रुप आ जाए तो वो हो गया सेकेंडरी कार्ब एनायन। और अगर तीनों ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाते हैं 3 एल्किल समूह से, एल्किल ग्रुप से, तो ये हो जाता है टर्सरी कार्ब एनायन। यानी जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो 3 अलग अलग कार्बन या एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम लोग कह रहे हैं टर्सरी। जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो 2 अलग अलग एल्किल ग्रुप या कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम लोग कह रहे हैं सेकेंडरी। और जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ एक कार्बन या एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग उसे कह रहे हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन, सॉरी प्राइमरी कार्ब एनायन। और अगर किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ है तो उसे कह रहे हैं मिथाइल कार्ब एनायन। इस तरह से 3 तरह के कार्ब एनायन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक बॉन्ड टूटा हुआ है लेकिन कार्बन पे साथ में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये बन जाता है कार्ब एनायन। तो हमने देखा कार्ब एनायन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। अच्छा, हम लोग अगर यहां देखें तो हमने शुरुआत में पढ़ा था, जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, 2 तरह के फ्यूजन होते हैं, जो बॉन्ड क्लीवेज होते हैं 2 तरह के होते हैं, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक में क्या होता है, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों एटम्स पर एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, रेडिकल्स बनते हैं। लेकिन हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में क्या होता है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स केवल एक ही एटम पर आते हैं, तो इसे कहते हैं हम हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि जो कार्ब एनायन होते हैं वो बनते कैसे हैं, कौन से फ्यूजन से बनते हैं, तो हम लोग कहेंगे हेट्रोलाइटिक फ्यूजन से। कार्बोकैटायन भी कौन से फ्यूजन से बनते हैं, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन से। सेम कार्ब एनायन भी हेट्रोलाइटिक फ्यूजन से बनेंगे। यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स पे इक्वली नहीं जाते हैं, एक ही एटम पर आ जाते हैं, तो वो होता है हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। इस तरह से ये कार्ब एनायन 3 तरह के होते हैं, मेन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इसके अलावा एक होता है मिथाइल कार्ब एनायन। आगे हम लोग देखें तो देखो कुछ स्ट्रक्चर से मैंने बता रखा है आपको कि यहां पर जो टाइप्स ऑफ कार्ब एनायंस, स्ट्रक्चर वगैरह कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने ले रखी है। देखो प्राइमरी कार्ब एनायंस की बात करें हम लोग, यहां पर CH3 और CH2, यानी जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हो गया, प्राइमरी कार्ब एनायन। इसका नाम हो गया, इथाइल ग्रुप है ये, और इथाइल ग्रुप पर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नाम हो गया इसका इथाइल कार्ब एनायन। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं, प्रोपाइल कार्ब एनायन, यानी जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी कार्ब एनायन हो गया। अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी कार्ब एनायन की, तो जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वही बात है, हमने वहां एल्किल ग्रुप लगाए थे, ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सभी एल्किल ही ग्रुप होते हैं, तो एक ही बात है, यहां कार्बन जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो गया सेकेंडरी कार्ब एनायन। इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल कार्ब एनायन।
पर्टिकुलर इस स्पीसीज का नाम है आइसोप्रोपाइल कार्बेनाइन। इसी तरह से हम लोग देखें और यहां पर भी देख सकते हैं कार्बन हालांकि बढ़ गया, लेकिन जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो केवल 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी कार्बेनाइन ही होगा ये। और पर्टिकुलर नाम हो गया इसका सेकेंडरी ब्यूटिल, क्योंकि 4 कार्बन है, सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बेनाइन या सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन। तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बेनाइन। अगर और एग्जांपल हम लोग देखें तो देखो ये है टर्सरी कार्बेनाइन। जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से। तो जिस भी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है जब वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग कहेंगे टर्सरी कार्बेनाइन, या पर्टिकुलर यहां नाम है इसका 4 कार्बन है, टर्सरी है, नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर नेगेटिव है चार्ज है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो टर्सरी कार्बेनाइन ये हो गया। इसी तरह से हम लोग आगे और देखें तो मिथाइल कार्बेनाइन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 के लिए हम लोग कहते हैं एमिल, ठीक है। अब यहां पर लेकिन कौन से टाइप का कार्बेनाइन है तो वही टर्सरी, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं हम कि जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो फिर से कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो हो गया टर्सरी कार्बेनाइन। और पर्टिकुलर नाम हो गया इसका टर्सरी, 5 ग्रुप्स हैं कार्बन के, टर्सरी एमिल कार्बेनाइंस। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कार्बेनाइंस 4 तरह के हो गए। एक हम लोग देख ही रहे हैं यहां पर मिथाइल कार्बेनाइन है, मिथाइल समूह होगा, जो मिथाइल ग्रुप होगा उस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो हो गया मिथाइल कार्बेनाइन। तो इस तरह से ये सभी आते हैं कार्बेनाइन में। आगे अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं स्टेबिलिटी। कार्बेनाइंस की स्टेबिलिटी किस तरह से इफेक्ट होती है और रिएक्टिविटी किस तरह से इफेक्ट होती है। देखो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में एक रिलेशन बताया था शुरुआत में कि स्टेबिलिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है 1 रिएक्टिविटी के। यानी अगर किसी भी कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी कम है, और अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। इसी थ्योरी पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्टेबिलिटी किस तरह से बढ़ या कम या ज्यादा हो सकती है किसी भी कार्बेनाइन की। देखो यहां पर कार्बेनाइन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, किसी भी कार्बेनाइन में हम लोग देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज इस पर होता है। अब अगर ऐसा हो कि कोई ऐसा ग्रुप इससे जुड़ रखा है जो इस पर नेगेटिव चार्ज को ही बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है नेगेटिव चार्ज को या नेगेटिविटी को इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, एक तो पहले से नेगेटिव था, एक कोई दूसरा और नेगेटिव आ गया, उसने और ज्यादा नेगेटिव कर दिया, इस पे चार्ज बढ़ा दिया नेगेटिव चार्ज। अब क्या करेगा, ये तेजी से जाएगा किसी पॉजिटिव वाले के पास। जैसे होता है ना, बड़े दिनों से प्यासा है, इसको कुछ मिला नहीं, है ना, बड़े तेजी से भाग कर जाएगा किसी के पास कि अब ये प्यासा जो है वो ही कुएं के पास जाएगा, पानी आने का वेट नहीं करेगा, है ना। तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गया। अब जो नेगेटिव चार्ज था वो ज्यादा बढ़ रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये तेजी से रिएक्शन करेगा किसी पॉजिटिव से, और इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जो ग्रुप्स इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब वो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। अब रिएक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो अब इस बेस के, इस फैक्ट के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि कैसे इनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी इफेक्ट होती है। ठीक है, अगर यहां पर हम लोग देखें शुरुआत में, तो देखो सबसे पहला जो फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में बताया था पिछले वीडियो में क्या होता है। देखो 2 तरह के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। अगर कोई कार्बेनाइन है उनसे माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, माइनस आई, देखो मैं फिर से एक बार बता दूं, प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप्स होते हैं उनका काम होता है इलेक्ट्रॉन देने का, और जो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स होते हैं उनका काम होता है इलेक्ट्रॉन खींचने का।
लेने का। तो यहां पर देखो अभी जितने भी हैं ये सब -I वाले एग्जाम्पल लिए हैं अपन ने। यहां पर देखते हैं, देखो ये कार्बन आयन है, अब यहां पर F है, Cl है, Br है, I है, सभी हैलोजेंस हैं। हैलोजेंस नॉर्मली कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं। अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस पर जो नेगेटिव चार्ज बढ़ रखा है या है उसको कम करना चाह रहे हैं। कम करेंगे नेगेटिव चार्ज को तो क्या होगा, वो क्यों जाएगा दूसरे के पास रिएक्शन करने, उसका चार्ज थोड़ा कम हो गया ना, वो थोड़ी देर रुक सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। यहां पर हम लोग देखें तो यहां पर F है, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बहुत ज्यादा होती है। अगर हम लोग क्रम देखें तो ये क्रम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जो अपने पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, F की। अब क्या होगा, यहां से बॉन्ड जैसे अगर F जुड़ा हुआ है, अभी हमने सब हैलोजन कंपेयर कर लिए यहां। अब यहां पर क्या है कि F जो है कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, Cl भी खींच रहा है, Br भी खींच रहा है, I भी खींच रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी होगी वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑब्वियस सी बात है किसकी है, F की। तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो F क्या कर रहा है, कार्बन से नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। अब कार्बन क्या होगा, थोड़ा रिलैक्स होगा, थोड़ा स्टेबल होगा, कहीं भाग कर नहीं जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग देखें तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, इसकी ज्यादा हो गई। इसके कंपैरिजन में Cl वाला एटम है वो कम करेगा, यही प्रोसीजर। Br वाला और कम करेगा और I वाला और कम करेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन बढ़ा रहा है यहां पर, अगर हैलोजेंस का कंपेयर किया जाए तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, उस कार्बन आयन की जिसके साथ F ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, चार्ज को रिलीज कर रहा है ये इस पर से। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाता है, जहां हम लोग देख सकते हैं हैलोजन का कंपेयर करें अगर कार्बन आयन में तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी F जुड़ा हुआ है उसकी, और सबसे कम होगी उस कार्बन आयन की जिसके साथ आयोडीन जुड़ा हुआ है। सेम आगे अगर हम लोग देखें तो कुछ ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज को बढ़ाते हैं। ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। बताया भी, जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज बढ़ा रहा है उसको प्लस आई और जो कम कर रहा है वो माइनस आई। तो यहां पर कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो चार्ज बढ़ाते हैं। इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो देखो एल्किल ग्रुप जो होता है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट होता है तो यहां ये क्या करेगा, कार्बन आयन जो पहले से क्या था, नेगेटिव चार्ज था, उस पर नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर इसी कंडीशन में देखें तो यहां पर ये बहुत ज्यादा चार्ज लगा रहे हैं और भी नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं, और यहां पर नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा हो गया। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, यानी रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई। यानी अब ये इससे तो रुका ही नहीं जाना, ये तो रुकेगा ही नहीं, ये तो देखते भागेगा रिएक्शन करने के लिए, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ा रहे। 3 मिथाइल ग्रुप जो है वो इस कार्बन पर चार्ज को या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे। तो चार्ज बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसकी क्या होती है, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई, और रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, इसकी कम हो जाएगी। तो यहां सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी हो गई, टर्सरी कार्बन आयन ये जो है इसकी। सेकेंडरी वाले कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इससे थोड़ी ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी इससे ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम लोग देखें तो ये प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए तो वो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को बहुत अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये कुछ ग्रुप्स, कुछ एग्जांपल लगा के दिखाए हैं कि जिसमें माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट वाले अगर कोई ग्रुप्स जुड़े हुए हों तो वो किस तरह से रिएक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं और स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। आगे हम लोग देखें तो आता है सेकंड जो कि स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, ऐसा फैक्टर है, दूसरा है कॉन्जुगेशन इफेक्ट। कॉन्जुगेशन इफेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंस भी।
देखो रेजोनेंस के लिए पिछले जो चैप्टर था, अपना पिछला टॉपिक था कार्बोकैटायन, उसमें भी बताया था कि रेजोनेंस के लिए क्या होता है, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा किसी भी कंपाउंड में उतनी ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, और जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी उतना ही उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहां हम लोग देख सकते हैं, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये एक फैक्ट काम करता है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं फिलहाल एलिल कार्बेनाइन में एक एग्जांपल लेते हैं। एलिल कार्बेनाइन, देखो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यहां से एलिल ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज है, तो एलिल कार्बेनाइन ये हो ही गया। यहां से अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आते हैं तो यहां नेगेटिव हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और ये कैसा रह जाएगा, नेगेटिव, यानी ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। अब यहां पर क्या होता है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं, लेकिन क्या इन दो के अलावा तीसरी स्ट्रक्चर बन सकती है, नहीं बन सकती। तो एलिल कार्बेनाइन में हम लोग देख सकते हैं दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, बड़ी सिंपल सिंपल है, और दोनों एक दूसरे में क्या हो रही हैं, कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, तो ये एलिल कार्बेनाइन की रेजोनेंस के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, थोड़ी ज्यादा हो रही है। लेकिन अगर एक और एग्जांपल है और फिर कंपेयर करें दोनों को तो देखते हैं, तो यहां पर हम लोग लेते हैं बेंजिल कार्बेनाइन। बेंजिल कार्बेनाइन की अगर हम लोग बात करें तो देखो, पहले तो सबसे पहले एक बात हमें याद रखनी है कि देखो ये तो है बेंजीन, अगर यहां CH2 इस तरह से जुड़ा हुआ है तो इसे हम लोग कहते हैं बेंजिल। याद रखने वाली बात है, ये तो हो गया बेंजिल। अगर केवल इस तरह की स्ट्रक्चर आ रही है कि यहां पर एक CH ही है और दो बॉन्ड ओपन है, कोई भी ग्रुप जुड़ सकते हैं, तो ये होता है बेंजल, बेंजल ग्रुप बोलेंगे इसको। और अगर एक स्थिति ऐसी आ जाए, कोई स्ट्रक्चर जिसमें केवल एक कार्बन ही जुड़ा हुआ है और तीन ओपन है बॉन्ड बना लेंगे, या कुछ भी ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो इससे हम लोग कहते हैं बेंजो, यानी बेंजो स्ट्रक्चर। यानी याद रखना है बेंजिल, बेंजल और बेंजो। ठीक है, बेंजिल, बेंजल, बेंजो तीनों याद रखनी है। तो यहां पर हम लोग बात करें बेंजिल कार्बेनाइन की, यहां CH2 है, अब बॉन्ड तो बन ही रहा, बॉन्ड तो टूट ही गया ना, तो लेकिन उसके बदले में हमारे पास क्या नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो गया बेंजिल कार्बेनाइन। अब यहां हम लोग देंगे, तो मान लीजिए अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन, तो यहां पर तो आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये इसने क्या किया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन अब ये तो क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है इसमें, डबल सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्जुगेशन में ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कॉन्जुगेशन मैंने बताया था, जब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पिछला वीडियो ढंग से देखना, अच्छे से देखना, जब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ अल्टरनेटिव वे में हो, यानी सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह का एक सीक्वेंस चल रहा हो, तो वो होते हैं कॉन्जुगेशन में। और उसी सीक्वेंस में नेक्स्ट अगर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज वाला आइटम आ रहा है, तो वो उनके जो है कॉन्जुगेशन में होता है। तो यहां हम लोग देखें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और फिर इसके बाद यहां पर ये क्या आ गया, कॉन्जुगेशन में आ गया। यहां पर अगर इस तरह से देखें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और फिर ये कॉन्जुगेशन में आ गया। तो कॉन्जुगेशन में आ गया, अब ये कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहां नेगेटिव हुआ था, इसने यहां बॉन्ड बना लिया। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव हो सकता है तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ये सभी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड होंगे पूरी रिंग पर, यानी विस्थानीकरण होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहां से जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा, इन दोनों में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड बन गया और ये कैसा हो गया, नेगेटिव। फिर से इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इन दोनों में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी। अब क्या होगा, वापस से अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, इन दोनों में बॉन्ड बनेगा, तो फिर से बॉन्ड बन गया, यानी कॉन्जुगेशन हो गया पूरा।
और वापस से हम जिस कंडीशन में थे वहीं आ गए, वही नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग पे घूमता हुआ वापस से कहां आ गया, कार्बन पर आ गया। तो इस कंडीशन में हम लोग देखें तो हमारे पास कितनी स्ट्रक्चर्स आ रही हैं, हमारे पास आ रही हैं टोटल, अगर स्ट्रक्चर्स हम लोग देखें 5 स्ट्रक्चर्स आ रही है, यानी 5 स्ट्रक्चर्स आ रही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर एलिल कार्बन आयन की हम लोगों ने देखी थी तो सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर थी। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, ऑब्वियसली बेंजिल कार्बन आयन। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये मोर स्टेबल होगा, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, एलिल कार्बन आयन में, उसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं कि रेजोनेंस से भी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे होती है, कॉन्जुगेशन जो है उससे स्टेबिलिटी कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हमें याद रखना है। आगे हम लोग देखें तो यहां हम लोग देख सकते हैं इफेक्ट, जो थर्ड फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वो आता है इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण, यानी हाइब्रिडाइजेशन कैसे अफेक्ट करता है किसी भी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को। तो यहां पर देखो, यहां पर मिथाइल कार्बन आयन है, ठीक है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। अगर यहां पर हम लोग देखें तो यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, यहां पर sp2 और यहां पर sp। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें, यानी एस गुणों की प्रतिशत मात्रा, तो सबसे ज्यादा किसमें है, 50%। भाई एस और पी, तो 50% एस का कंट्रीब्यूशन है और 50% पी का ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है। यहां sp2 है, यानी तीनों ऑर्बिटल्स एस और 2 पी ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन इक्वली कितना हो गया, 33%। और यहां पर एक एस है और 3 पी है, यानी 4 ऑर्बिटल्स हो गए, यानी फिर 25% सबका कंट्रीब्यूशन हो गया। तो एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें आ रहे हैं, इसमें, और सबसे कम एस कैरेक्टर किसमें आ रहे हैं। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी को देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी रहेगी, इसकी, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी रहेगी, यहां पर sp वाले की। तो इस तरह से ये जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी को।